वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले भी कई क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड के हो चुके हैं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर हमारे कोचिंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि जमशेदपुर झारखंड में है, इसके ऑफलाइन रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त करके आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह न्यू टॉपिक है नए सिलेबस के अनुसार। तो बहुत सारे बुक्स में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, तो इसे बहुत ही ध्यान से और समझ करके आप लोग इसे देखें। इससे संबंधी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें, उसका रिप्लाई ईमेल दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। जी हाँ, किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, शैक्षिक विशेषताएं के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है आपका कंसर्न ऑफ बिजनेस सिलेक्शन, व्यवसाय चयन की चिंता। दोस्तों, यहाँ व्यवसाय चयन से मतलब वो कैरियर सिलेक्शन से है, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन से है जो आगे चल के वो बनना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि अब 10th-12th में जाने पर उन्हें एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, उस हिसाब से उन्हें आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो 10th-12th यानी किशोर अवस्था में उसे मैथ साइंस लेना पड़ेगा। यदि कोई चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसको 10th-12th के क्लास में ही कॉमर्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसे 10th-12th में ही बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से वो अपने व्यवसाय चयन के हिसाब से, अपने करियर के चयन के हिसाब से वो अपना आगे पढ़ाई करेंगे। तो उनका ये सबसे बड़ी समस्या होती है, उन्हें इनकी बहुत चिंता होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, आप लोग ये न मत समझ लीजिए कि मतलब बिजनेस कोई व्यवसाय चयन की चिंता, वहाँ यहाँ पे इसका मतलब मीनिंग वही है। दूसरा पॉइंट है आपका कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मूर्त से अमूर्त सोच। दोस्तों, जब किशोरावस्था रहता है तो उस समय वे मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने लगते हैं। जो चीज आप देखे हैं उसे क्या बोलेंगे? मूर्त। और जो चीज आप नहीं देखे हैं लेकिन है, उसको क्या बोलेंगे? अमूर्त। यानी जो नहीं देखे हैं और उसके बारे में भी अगर सोचने लगते हैं तो ये हुआ मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी किशोरावस्था आने पर क्या करते हैं बच्चे? मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने लगते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि आप पढ़ाई करते हैं तो बुक्स, पेन, कॉपी, ये सब तो आप देखे हैं, तो बोलते हैं हाँ। अगर किसी से पूछा जाए कि ये सब होते हैं तो बोलेगा हाँ होता है। लेकिन आप फाइटर प्लेन या बोलेगा कि गॉड होते हैं तो उसमें भी बोलेंगे हाँ होते हैं, लेकिन आप तो उससे देखे नहीं है, तो इसी को बोलेंगे अमूर्त सोच। समझ में आ गया? यानी मूर्त से अमूर्त सोच की ओर वो लोग सोचने लगते हैं इस अवस्था में। तीसरा पॉइंट है लर्न बाय ऑडियो विजुअल मटेरियल, यानी किशोर क्या है? श्रव्य और दृश्य सामग्री के द्वारा पढ़ना पसंद करते हैं। यानी वो बुक्स, चित्र, डायग्राम, ये सब के द्वारा वो लोग क्या करते हैं? पढ़ना पसंद करते हैं, और उन्हें इन्हीं सब चीजों के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। चौथा पॉइंट है बेस्ड ऑन फ्यूचर, भविष्य आधारित। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको पहले पॉइंट में बता दिया हूँ कि उनका पढ़ाई क्या होता है? भविष्य के आधारित होता है। जो भविष्य में बनना चाहते हैं उसी हिसाब से वही सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाया जाता है। पांचवा पॉइंट है प्रीफर एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय शिक्षण के बजाय सक्रिय शिक्षण को प्राथमिकता। जो किशोर होते हैं वे क्या करते हैं? एक्टिव लर्निंग को ज्यादा पसंद करते हैं। यानी क्लासरूम में जो एक्टिव लर्निंग होता है, बुक्स है, टीचर है, क्लासरूम में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि निष्क्रिय शिक्षण। निष्क्रिय शिक्षण किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पे बच्चे को दे दिया है कि जाओ तुम घर से ऐसे लिख करके लाना, तो उस ऐसे में भी टीचर का ये सोच पा रहा था कि वो उस टॉपिक पे देंगे तो उस पर वो खोज करेगा, वो पूछेगा, गीता में पढ़ेगा, और उससे उसको क्या होगा? नॉलेज होगा। उसके बाद वो ऐसे लिख करके आएगा। तो ये क्या हो गया? ये निष्क्रिय शिक्षण का हो गया। इसको क्या बोलेंगे? निष्क्रिय शिक्षण। कुछ प्रोजेक्ट दे दिया गया कि घर से बना करके लाना। अब उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चे बहुत तरह तरह के बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत तरह नेट पे सर्च कर रहे हैं या किसी से नॉलेज ले रहे हैं। तो क्या हो? ये हो गया निष्क्रिय शिक्षण। तो इसको पसंद नहीं करते हैं बच्चे ज्यादा पढ़ना। इससे भी उन्हें नॉलेज होता है, बट ये पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें
क्लासरूम में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। 6th पॉइंट है आपका इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विथ पीयर्स, साथियों के साथ बातचीत में रुचि। दोस्तों जैसे कि आप देखें किशोर 10th या 12th के बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते वो बच्चों लोगों से दोस्तों लोगों से बात भी करते हैं। उन्हें पढ़ते पढ़ते दोस्तों लोगों से बातचीत करना भी पसंद है, उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। दोस्तों अब इसके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषता में आपका पहला पॉइंट है सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना। यानी किशोरों में क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना ज्यादा होता है। वे सोचते हैं कि समाज में मैं ही एक सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट है सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे लोग क्या होता है, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि खुद से ही जो उनको इच्छा हो वही काम करेंगे। वो यदि मम्मी पापा उन्हें मना कर दे कि भाई घूमने तुम मत जाओ, खेलने मत जाओ, तो उन्हें बुरा लगता है। वो चाहते कि जो उनको पसंद आ रहा है, जो चाहते हैं वही वो अपना काम वो करेंगे। तो उसमें क्या होता है, स्वतंत्र रहने की भावना होती है, किसी की बंदिश में रहना नहीं चाहते। तीसरा पॉइंट है फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, आत्म प्रेम की भावना। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, वे सोचते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, सभी कोई मुझे पसंद करे, उनमें इस चीज की भावना होती है। समाज में सबसे अच्छा अपने को मानते हैं वो। चौथा पॉइंट है टीम स्पिरिट, टोली की भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास से 12th क्लास के बच्चे लोग क्या करते हैं, एक टोली एक ग्रुप बनाते हैं। जिस लोकेलिटी में वो रहते हैं वहाँ एक ग्रुप बना लिए अपने एज के लड़के लोगों के साथ, अपने एरिया के लड़कों के साथ एक टोली बना लिए। क्लास में रहते हैं तो क्लास में एक ग्रुप बना लिए। यानी उसमें क्या होता है, टोली की भावना होती है। वो जिस समाज में जिस एरिया में रहेंगे उसमें एक टोली बना लेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे। पांचवा पॉइंट है क्रिएटिंग सोशल पोजीशन, सामाजिक स्थिति बनाना। किशोर बच्चे क्या चाहते हैं कि उनकी एक सामाजिक स्थिति हो, समाज में उनका एक पहचान हो, एक नाम हो, वो बनाने में वो लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अपना एक समाज में स्टेटस बनाना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, भावनात्मक विशेषताएं। इसमें पहला आपका है एंटी एंड क्राइम ट्रेंड, विरोधी और अपराध की प्रवृत्ति। दोस्तों किशोरों में विरोध करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, और अपराध मतलब कि बड़े बड़े अपराध नहीं, छोटी मोटी गलतियां, या वो किसी भी बात को नकारात्मक जल्दी ले लेते हैं, मारपीट तुरंत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मारपीट की भावना के लिए अपराध की प्रवृत्ति यहाँ लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है आपका लेक ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का अभाव। दोस्तों किशोरों में समायोजन का अभाव होता है। आप देखेंगे कि किसी बच्चे के साथ उनके दोस्ती है, फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि उनके दोस्त कोई और बन गए, तीसरे दिन पता चला कोई और बन गया। यानी वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जो बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, जो उनके बात मानते हैं, जब तक मानते हैं तब तक वे उनका दोस्त रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा दोस्त बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं। इस तरह से उनका ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें समायोजन का अभाव रहता है, वे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है मूड स्विंग्स, मिजाजी प्रवृत्ति। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे का क्या होता है, मूड तुरंत तुरंत चेंज होता है। पल भर में वो हंसते हैं और पल भर में ही रोने लगते हैं। कुछ अच्छे बात बोले तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी उनकी बुराई कर देते हैं तो उनका मूड चेंज होता है, मूड खराब हो जाता है, तो उनका मिजाज पल भर में चेंज हो जाती है। अगला पॉइंट है डिजायर टू बी सेल्फ रेलियंट, आत्मनिर्भर होने की इच्छा। किशोर क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपना काम खुद से करूं, तो उसमें आत्मनिर्भर होने की भी भावना होती है। पांचवा पॉइंट है सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, व्यक्तिगत आलोचना के प्रति संवेदनशील। जैसे कि पहले पॉइंट में मैं बता चुका हूँ कि वे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके बारे में कुछ बुराई कर दे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम गलत हो, तुमने गलती किया, या किसी किशोर को यदि कोई गाली दे देते हैं तो तुरंत उसका क्या होता है, उसके प्रति वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत उसका प्रतिक्रिया देते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ उसी के बारे में बताया गया, व्यक्तिगत आलोचना के प्रति वे संवेदनशील होते हैं। छठा पॉइंट है कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, शारीरिक विकास और परिपक्वता के प्रति चिंता। दोस्तों किशोरों में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है और उसमें परिपक्वता मैच्योरिटी आने लगती है, तो वे अपने शारीरिक विकास और परिपक्वता के प्रति क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। उसमें शारीरिक बदलाव होते हैं और वो अपने वातावरण के प्रति, अपने नॉलेज, नवीन ज्ञान के प्रति, नए नए उनके पास घटनाएं होती है, नए नए नॉलेज आते हैं और उसके प्रति उन्हें सोच बनता है, और इस तरह से वो कई तरह के समस्याओं के प्रति चिंतित रहते हैं और कई तरह के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके प्रति वे
चिंतित ज़्यादा रहते हैं। आगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, संज्ञानात्मक विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है मेंटल प्रेशर, मानसिक तनाव या दबाव। दोस्तों, किशोरों के ऊपर मानसिक तनाव या दबाव ज़्यादा होता है, वो क्योंकि वे जब मेच्योर होने लगते हैं तो उनके पास काफ़ी तरह के नॉलेज वे गेन करने लगते हैं और उसको समझने में तो उन पे क्या होता है, मेंटल प्रेशर हो जाता है कई सारे नॉलेज के लिए। दूसरा पॉइंट है इंटेलेक्चुअल स्किल, बौद्धिक कौशल। दोस्तों, किशोर अवस्था से क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में नॉलेज समझने लगता है बच्चे, उन्हें धार्मिक, बौद्धिक इत्यादि का ज्ञान होने लगता है और उनके बौद्धिक कौशल में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है टू इमेजिन, कल्पना करना। अब वो क्या होते हैं, किशोर जब अवस्था में पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, कल्पनाशील हो जाते हैं, वो कल्पना कर सकते हैं, वो कल्पना करने लगते हैं, किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है हीरो वर्शिप, वीर पूजा। दोस्तों, किशोरों में वीर पूजा भी ज्यादा होती है। वीर पूजा से यहाँ मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी का वो अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उसी हिसाब से वो बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, वीर पूजा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे धोनी के बाल लंबे लंबे होते हैं तो वो उसके ऐसा बनना चाहते हैं, वो उसी की जैसा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उसी की जैसा बाल रखना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, वीर पूजा। ये सब किशोरों में ज़्यादा होता है। पांचवा पॉइंट है एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्टिव, आत्मचिंतनशील होने की क्षमता। दोस्तों, जब किशोर अवस्था में आते हैं तो किशोर बच्चे क्या होते हैं, आत्मचिंतनशील होने की क्षमता उसमें आ जाती है और वो किसी भी समस्या के प्रति चिंतन करते हैं, सोचते हैं और उसको कैसे समस्या से बाहर निकले उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं। किसी भी टॉपिक पे वो सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इंटेंस क्यूरियोसिटी, तीव्र जिज्ञासा। दोस्तों, किशोर अवस्था में बहुत ही एनर्जेटिक होता है और वो किसी भी चीज को सीखने की तीव्र जिज्ञासा होती है उसमें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसमें पहला आपका है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, शैक्षिक विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है क्यूरियोसिटी ऑफ अंडरस्टैंड, समझने की जिज्ञासा। जैसे कि पहले मैं बताया था, किशोरों में क्या होता है, सीखने की जिज्ञासा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। और वयस्क में क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उसे समझने की जिज्ञासा होती है, यानी जो भी ये सीखते हैं उन्हें समझ के साथ सीखते हैं, समझते हैं। दूसरा पॉइंट आपका डेवलपमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अमूर्त विचारों का विकास। किशोर अवस्था में क्या होता है, बच्चे मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने लगते हैं और वयस्क अवस्था में क्या होता है, उनका जो अमूर्त विचार होता है उसमें और भी ज्यादा विकास होता है और उसके बाद में उनका नॉलेज होता है और उनके विचारों में वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है लॉजिकल लर्निंग, तर्कयुक्त अधिगम। वयस्क क्या करते हैं, तर्कयुक्त अधिगम करते हैं, तर्कयुक्त सीखते हैं, यानी कोई भी चीज सीखें तो वे उसके बारे में पूर्ण समझना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, यानी उसके पास उन्हें पूरा तर्क होना चाहिए, तभी वे उससे वो पूर्ण संतुष्ट होंगे, यानी वे तर्कयुक्त अधिगम करते हैं। चौथा है रिजल्ट बेस्ड, परिणाम आधारित। वयस्क जो है वो पढ़ते हैं आपका रिजल्ट के लिए कि भाई मैं ये कर लूंगा तो मेरे आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये पढ़ने से क्या मेरे परिणाम होंगे, रिजल्ट कैसा होगा, इसको पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, इसको पास कर जाएंगे तो मुझे जॉब लग जाएगी। जैसे आप जब भी NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे NTA नेट क्रैक कर जाएंगे तो क्या होगा, आपको रिजल्ट चाहिए, क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उस हिसाब से क्या होता है, रिजल्ट बेस्ड होता है। बेस्ट जो पढ़ते हैं अपने रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं, वे अपने आप को आगे डेवलप कर सके, उससे उनको फायदा हो सके, उसके लिए वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्वपूर्ण की भावना। यानी वयस्क के पास क्या था, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं के घर के, परिवार के, समाज के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जिससे भी उनके शिक्षण क्या होता है, प्रभावित होते हैं। दूसरा कनेक्टिंग टू द सेम लर्निंग ग्रुप, समान अधिगम संबंधी समूह से जुड़ना। वयस्क क्या करते हैं, जिस टॉपिक पे वो पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का वो पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के पढ़ने वाले लोगों के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ताकि उनसे भी उन्हें कुछ सीखने को मिले। जैसे मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं अभी या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दोस्त, आप फ्रेंड किसके बनाना पसंद करेंगे, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, जिस पे आप कर रहे हैं उसी सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उस ग्रुप में आप रहना पसंद करेंगे ताकि उनसे भी आपको फायदे हो। तीसरा है सोशल कमिटमेंट, सामाजिक वचनबद्धता।
जैसे कि पहले के पॉइंट में मैं बता दिया हूँ कि जो वयस्क होते हैं उनके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं कि समाज में गलत काम नहीं करना है, समाज में अच्छे बन के रहना है। तो कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व है, समाज के क्रियाकलापों में भाग लेना है। तो उसके कुछ क्या होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, सामाजिकता की उन्हें भावना होती है। चौथा, रिस्पेक्टफुल्ली बिहेवियर। वयस्क क्या करते हैं, किसी को भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं और वे सम्मानपूर्वक व्यवहार भी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सभी उन्हें सम्मानपूर्वक उनसे व्यवहार करें। पांचवा, फियर ऑफ स्पेशल सब्जेक्ट। विशेष विषय का डर। दोस्तों, हर व्यक्ति में किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी न किसी विषय से डर रहता है। जैसे मान लीजिए आप एनटीएसी नेट की तैयारी करें, तो उसमें कुछ हो सकता है मैथमेटिकल में आपका वीक हो, तो आपका मैथमेटिकल पार्ट से आपको डर होगा। रीजनिंग थोड़ा वीक है तो रीजनिंग से डर होगा। उस तरह से किसी न किसी सब्जेक्ट से सभी को डर रहता है, तो यहाँ पे उससे मतलब है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, भावनात्मक विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। वयस्क क्या होते हैं, आत्मनियंत्रित होते हैं, यानी वयस्क को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वे खुद जानते हैं कि मेरा क्या करने से भला होगा, क्या करने से बुरा होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको नियंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किशोरों को उनके माता पिता को नियंत्रित करना पड़ता है कि चलो स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो। तो इस तरह से वयस्क क्या होते हैं, आत्मनियंत्रित होते हैं। दूसरा है सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शन, आत्म दिशा। जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, वयस्क को पता रहता है कि किस दिशा में हमको मेहनत करना है, किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, क्या काम मुझे करना है। तो वे उन्हें दिशा निर्देश पता होता है, उन्हें किसी को दिशा निर्देश के अनुसार वो काम नहीं करते, वे खुद हुए अपना काम करते हैं। तीसरा है फुल एडजस्टमेंट, पूर्ण समायोजन। वयस्क में क्या होता है, जब ये शिक्षा ग्रहण करते हैं या कहीं रहते हैं, तो उसमें पूर्ण समायोजन का गुण होता है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को देखेंगे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कितने सारे तकलीफें परेशानियों को एडजस्ट करते हुए अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो तुरंत किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन किशोरों में ऐसा नहीं होता है। चौथा है बी गुड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में अच्छा बनना। जैसे कि पहले ही मैं बता दी हूँ कि वे हमेशा सम्मानपूर्वक किसी से बिहेव करते हैं और किसी भी परिस्थिति में वे अच्छा बने रहते हैं, उसमें गलत भावना नहीं आती है। उन्हें मत पता है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, उन्हें पता होता है और उसी के अनुसार वे अपना काम करते हैं और सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी वे अच्छा बनने चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, संज्ञानात्मक विशेषता। इसमें आपका पहला पॉइंट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना। ये जो एक वयस्क लर्नर जो होते हैं उसमें क्या होता है, जिम्मेदारी की भावना होता है। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में वो फेल कर गए या किसी का रिजल्ट उनका नहीं आया, तो क्या होता है, वे अपना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैंने मेहनत नहीं किया इसलिए मैं फेल कर गया। लेकिन बच्चे में क्या था, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो बोलेंगे मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़ाए, मेरे टीचर नहीं पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ। वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वे नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती के कारण मैं मेहनत नहीं किया इसलिए फेल कर गया। लेकिन वयस्क क्या था, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैंने मेहनत नहीं किया इसलिए मैं फेल कर गया। दूसरा आपका सेल्फ मोटिवेट, स्व प्रेरणा। स्व प्रेरणा जैसे कि पहले ही मैं बता दिया हूँ कि वे उन्हें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़ने से मुझे अच्छा होगा, मुझे पढ़ के आगे क्या करना है। तो वो सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। वे किसी का इंतजार नहीं करते हैं कि तुम मुझे अच्छा करने के लिए कोई कहेगा तो मैं अच्छा करूँगा, वे खुद ही अपने हिसाब से वे अपना अच्छा करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका हार्ड वर्किंग। वयस्क लर्नर क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। जैसे कि यदि आप ही एनटीएजी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि 8-8 10 घंटा कंटिन्यू पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और जो कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो वयस्क जानते हैं कि मैं अच्छा से कठिन मेहनत करूँगा तभी मुझे सफलता मिलेगी, इसलिए वे काफ़ी मेहनत करते हैं। चौथा पॉइंट है लर्निंग एंड अप्लाइंग ऑफ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान सीखना और प्रयोग करना। वयस्क लर्नर क्या करते हैं कि जो भी वो नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो भी ज्ञान सीखते हैं वे उसका प्रयोग करते हैं, वे उस नॉलेज का यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसमें से यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें, उसका रिप्लाई ईमेल दिया जाएगा। क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी लंबा था इसलिए हो सकता है कोई पॉइंट में अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो उस पॉइंट को आप कमेंट कर दें, मैं उसका एक्सप्लेनेशन रिप्लाई कर दूंगा।
दोस्तों, यदि आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर ले तथा सामने की बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह अपलोड होने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें तथा इससे अपने ग्रुपों और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।